गुड इवनिंग गाइस। सो हम मई की अपनी मैगज़ीन कर रहे थे जिसमें हमने पॉलिटिका सेक्टर कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। सो गाइस, अभी हमने देखा है कि इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशन देखने को मिले हैं। कहाँ पे? नॉर्थ सिक्किम और लद्दाख के रीजन में अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल न्यूज़ क्या थी आप पहले देख लेते हैं। सॉरी गाइस, हमने देखा है कि इंडिया और चाइना के सोल्जर कहाँ पे पेंगोंग सी लेक में उनमें कुछ क्लैशेस देखने को मिले हैं। चाइना के सोल्जर्स ने क्या किया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के गलवान रिवर वैली को क्रॉस कर दिया था। ये देखने को मिला है कि चाइना के जो ट्रूप सोल्जर्स हैं उन्होंने अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके इंडिया की टेरिटरी में आए हैं, जिस वजह से ये इनके टेंशंस बढ़ी हैं। इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है क्या? एक्चुअली क्या है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है ना, वो क्लियरली डिमार्केट नहीं हुआ है और ना ही वो दोनों एग्रीड करते हैं, म्यूचुअली एग्रीड करते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है। इंडिया कंसीडर करता है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इतने किलोमीटर लॉन्ग है, दैट इज़ 3488 किलोमीटर, लेकिन चाइना कंसीडर करता है वो सिर्फ 2000 किलोमीटर लॉन्ग है, क्योंकि चाइना को लगता है कि इंडिया का कुछ पार्ट ऐसा है कि वो खुद को क्लेम करता है, जबकि इंडिया बोलता है कि नहीं, ये मेरा पार्ट है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इंडिया और चाइना के बीच में एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड, दैट इज़ द वेस्टर्न, मिडल, ईस्टर्न। जो वेस्टर्न सेक्टर है वो लद्दाख का एरिया है, जो मिडल सेक्टर है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का एरिया है, और जो ईस्टर्न सेक्टर है वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का एरिया है। जो वेस्टर्न सेक्टर में बाउंड्री डिस्प्यूट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जब ब्रिटिश 1860 उन्होंने एक लाइन बनाई थी, दैट इज़ द जॉनसन लाइन। उसके अकॉर्डिंग जो ये एरिया है वेस्टर्न सेक्टर वो कुनलुन माउंटेन्स और अक्साई चिन को इंडिया के टेरिटरी में रखता है, दैट इज़ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो उसमें रखता है। लेकिन चाइना इसको नहीं मानता, वो बोलता है कि वो एक्सेप्ट करता है मैकडोनल्ड लाइन को, जो अक्साई चिन को चाइना के कंट्रोल में रखता है। तो यही इसका डिफरेंस है कि वेस्टर्न सेक्टर में क्यों इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन है। इंडिया जॉनसन लाइन को मानता है जबकि चाइना मैकडोनल्ड लाइन को मानता है। मिडिल सेक्टर में इतना टेंशन नहीं है और इंडिया और चाइना उन्होंने मैप्स को एक्सचेंज कर लिया है, जिस वजह में वो ब्रॉडली एग्री करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से एग्री करते हैं, इसलिए इस एरिया में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज नहीं है। अब ईस्टर्न सेक्टर जो कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का एरिया है, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स है। किसको लेके? मैकमोहन लाइन को लेके, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें क्या हुआ था, 1914 में एक मीटिंग हुई थी जिसमें आए थे रिप्रेजेंटेटिव्स चाइना के, इंडिया के, तिब्बत के। चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ही इस मीटिंग को इनिशिएट किया था, लेकिन एंड में उन्होंने ही एक्सेप्ट नहीं किया था। और एंड में क्या हुआ था, जो तवांग ट्रेट है जो कि क्लेम किया गया था चाइना के द्वारा कि ये हमारा है, वो इंडिया के द्वारा ले लिया गया था 1951 में। अब रीज़न क्या है एक्चुअली, ये इतना मतलब कि आमना सामना हो क्यों रहा है, इंडिया और चाइना के बीच में इतने क्लैशेस हो क्यों रही हैं? सबसे पहली बात यही है कि जो इंडिया क्या है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। हमको पता है कि हमने एक बॉर्डर रोड डेवलप करी है जिसका नाम है DSDBO रोड। वो एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री रोड है जो हमें स्ट्रेटेजिक मिलिट्री यूज़ में काम आएगी। वो रोड क्या करता है, हमारा एटलीस्ट ट्रैवल टाइम 40% रिड्यूस कर देता है। आप गाइस देख लेना कि जो रोड है उसके नॉर्दर्न पॉइंट में ये पॉइंट है, दालुदबेग ओल्डे पॉइंट है, और जो साउथ में उसके जो विलेजेस है वो श्योक और दारबुक विलेज है, और जो ये बॉर्डर रोड है ये इन दोनों को कनेक्ट करती है, नॉर्थ में ये और साउथ में श्योक और दारबुक रोड, जिससे हमारा ट्रैवल टाइम 40% डिक्रीज़ हो जाता है। और 2022 तक इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो एक नेटवर्क ऑफ फीडर रोड को भी कंप्लीट कर देगा, जो कि एक फर्स्ट क्रिटिकल ट्रिगर होगा। और ये जो रोड है ये भी DSDBO रोड जो कि अभी हमने बनाई है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के से कनेक्ट करेगा, जो उसके सामने गलवान रिवर है उसके साथ कनेक्ट करेगा, जिससे हमारा स्ट्रेटेजिक मिलिट्री यूज़ और बढ़ जाएगा। दूसरा, ये तो एक पहला रीज़न है क्योंकि हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लिया है बॉर्डर के नियर। दूसरा ये है कि देखो ये फर्स्ट टाइम स्टैंड ऑफ नहीं है, ये चलता रहता है। 2017 में भी चाइना और इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था डोकलाम में, ठीक है, और इंडिया का इसमें स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिला था, जिस वजह से चाइना इस चीज़ को प्रिवेंट नहीं कर पाया था। उसका कुछ ना कुछ रहता है ना कि शैडो रह जाती है, तो इसलिए भी वो इस चीज़ को, ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट रीज़न हम देख लेते हैं। और हमने आर्टिकल 370 रिमूव किया, रीऑर्गेनाइजेशन किया जम्मू एंड कश्मीर का, उसके अगेंस्ट भी एक तरह का ये प्रोटेस्ट है। फोर्थ टाइम ये है कि चाइना को अभी क्या हुआ, ग्लोबल बैकलैश अगेंस्ट चाइना फॉर मिस हैंडलिंग ऑफ कोविड-19। हर एक कंट्री चाइना के अगेंस्ट है इस वक्त, क्योंकि
सबको लगता है कि कोविड-19 ओरिजिनेट वहीं हुआ है और सबको लगता नहीं है, एक्चुअल में हुआ ही वही है। और प्रेजेंटली क्या है कि WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इंडिया ने लीडरशिप रोल भी एज्यूम कर लिया, तो एक उसकी भी कहीं ना कहीं उसको सड़न है। और क्या है, आपको देखने का रहेगा कि चाइना सिर्फ एग्रेसिव इंडिया के सामने ही नहीं हो रहा, उसकी एग्रेसिवनेस कहीं और भी देखने को दिख रही है। आपको भी देख रहा है कि साउथ चाइना सी में भी वो अपने कुछ स्ट्रक्चर, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को रिफॉर्म कर रहा है। अगर आपको पता होगा कुछ महीने पहले से हांगकांग प्रोटेस्ट चलते रहे हैं, वो क्यों है? ऑन द न्यू सिक्योरिटी लॉ बेजिंग। और तीसरा, न्यू लैंग्वेज और ताइवानीज रीयूनिफिकेशन यूज ड्यूरिंग द मई 2020 नेशनल पीपल्स कांग्रेस प्लेनरी सेशन इन बीजिंग। एक और बात है, इंडिया और यूएस के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। अब क्या है कि आपको पता है चाइना और यूएस में इतने टाइम से ट्रेड वार चलता आ रहा है, और अगर अब इंडिया और यूएस के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं तो चाइना को जलन होगी ही होगी, ठीक है। इस वजह से इंडिया और चाइना के बीच में भी कहीं ना कहीं ये क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रही हूँ। अब ये है कि ये सीनो इंडियन वार इतना हो क्यों रहा है? पहली बात यह है कि लैक ऑफ आइडियोलॉजी है। लाइक इंडिया चाइना एक दूसरे की आइडियोलॉजी को नहीं समझ पाते। लाइक चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको इंडिया का डेमोक्रेटिक करैक्टर नहीं पसंद है, और जो इंडिया का डेमोक्रेटिक करैक्टर, इंडिया को चाइना का ये करैक्टर पसंद नहीं है, कि दोनों एक दूसरे को समझते नहीं हैं। फोर्थ ये है कि कोई भी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करने में विलिंग नहीं है, मतलब कोई नहीं चाहता कि यार डिप्लोमेटिक रिलेशन से अपना काम सॉर्ट आउट करो, कोई विलिंग नहीं है। 3 है एलिमेंट ऑफ एम्बिग्यूटी सराउंड द डिटेल्स ऑफ द स्टैंड ऑफ। उन्हें पता ही नहीं कि एक्चुअली वो स्टैंड ऑफ होते क्यों है, वो फेस करते क्यों हैं। सो एक सबसे बड़ी ये दिक्कत भी है। फोर्थ ये है कि जो सॉरी गाइस, मटेरियल कॉस्ट ऑफ लिमिटेड वार फॉर बोथ आर द फार आउटवे पोटेंशियल गुण। तो ये है कि जो इंडिया और चाइना के बीच का ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसमें कोई भी ऐसा मटेरियल कॉस्ट नहीं है। लाइक अगर हम देखा जाए, वास्ट ट्रैक ऑफ डिस्प्यूटेड लैंड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डू नॉट होल्ड एनी इंपॉर्टेंट मटेरियल रिसोर्स। कोई भी इंपॉर्टेंट मटेरियल रिसोर्स नहीं होल्ड करता, ना ऑयल, ना प्रीशियस मिनरल रिजर्व। तो हम कंक्लूजन क्या कर सकते हैं? कंक्लूजन यही है कि जो करंट ट्रेसेस है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, ये पहली बात की फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट टाइम नहीं है, ये शुरू से चलता आ रहा है। कभी कभी कुछ कहीं स्टैंड ऑफ कर लेता है, कभी कहीं कर लेता है, तो ये बस एक उसी का एक कंटिन्यूएशन है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस देखने को हमें मिलता है कि जो चाइना है वो हमेशा एक एरिया पे स्टैंड ऑफ नहीं करता। अगर कभी सिक्किम में करता है तो कभी अरुणाचल प्रदेश में स्टैंड ऑफ करता है, कभी HP में करता है तो कभी लद्दाख में करता है, तो वो अपनी जगह बदलता रहता है। तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इंडिया मस्ट बी प्रोएक्टिव टू रेजिस्ट एनी चाइना ट्रांसग्रेशन। तो इंडिया को हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, सो दैट कोई भी चाइनीज़ को हम ऐसा जो भी क्लैश है या कोई भी एग्रेशन है उसको हम रेजिस्ट कर सकें। एंड यूटिलाइज डिप्लोमा, और कुछ हमें अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स को भी बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट हमारा डिप्लोमेसी से ही सब सॉर्ट आउट हो जाए। तो गाइज यही टॉपिक था कि इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन का रीज़न क्या है। हाउएवर ये भी कंप्लीट टॉपिक नहीं है, क्योंकि गाइज आपको भी पता है कि अभी तक हमारा इंडिया और चाइना के बीच में कुछ ना कुछ चलता आ रहा है। तो आई थिंक ये जून के मैगजीन में ये दोबारा आएगा, कवर होएगा, और ये फिर न्यूज़ पूरी कवर होएगी। सो गाइज अब हम अपनी सेकंड न्यूज़ में चलते हैं, इंडिया और ताइवान। अब इंडिया और ताइवान के बीच में ये रिलेशन का न्यूज़ है क्या? एक्चुअली क्या हुआ है, ताइवान में अभी न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुए हैं, जिसकी स्वेरिंग सेरेमनी में इंडिया के 2 इंडियन MPs ने वर्चुअली उसको अटेंड किया है। बैकग्राउंड क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया और ताइवान के बीच में बायलैटरल टाइज थी वो डिप्लोमेटिक रिकॉग्नाइज कर दी थी टू पीपल रिपब्लिक ऑफ द चाइना। फर्दर जब कोल्ड वार हुआ था तो उसके बीच में इनफॉर्मल टाइज बिटवीन न्यू इंडिया एंड ताइवान रिमेन न्यूअर। उसमें इनफॉर्मल टाइज रही है। क्या हुआ था कोल्ड वार में? US और USSR के बीच में ही वार हुआ था, तो लोग क्या कर रहे थे, कोई US को सपोर्ट कर रहा था, कोई USSR को सपोर्ट कर रहा था। तो ताइवान ने तो US को सपोर्ट करता था, लेकिन इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट को चला गया। तो नॉन अलाइन मूवमेंट किया जिसने किसी को भी नहीं साथ दिया था, तो वो अलग से नॉन अलाइन मूवमेंट आ गया था। तीसरी बात यह है कि 1990 में इसको चेंज कर दिया था, जब इंडिया ने रीओरिएंट करी थी इंडियन पॉलिसी टुवर्ड्स द ताइवान इन द फेस ऑफ इंडिया डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। इंडिया और ताइवान ने सेटअप किया हुआ है अनऑफिशियल रिलेशन इन 1995 विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया ताइपाई एसोसिएशन। हमने इंडिया ताइपाई एसोसिएशन को ताइपाई में, जो कि कैपिटल है ताइवान की, वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि एक तरह से अनऑफिशियल रिलेशंस को शो करता है इंडिया और ताइवान के।
आल्सो हमारे यहाँ पे तपाई इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर भी है, जो कि 1995 में हुआ था। ये कहाँ पे है? इंडिया में ही है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग बायलेटरल रिलेशंस इन द एरियाज ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, मीडिया, टूरिज्म, कल्चर एक्सेट्रा। मतलब कि जो ताइपाई का इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर है वो इंडिया में भी है, जो कि क्या करता है, हम दोनों के रिलेशंस को मजबूत करता है। किस किस सेक्टर में? इकोनॉमी के, ट्रेड के, इन्वेस्टमेंट के, मीडिया के, टूरिज्म के, कल्चर के एक्सेट्रा। है वो इंडिया के कोई ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है ताइवान को, और ना ही ये ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि सबको पता है कि ये इंडिया चाइना ही ताइवान को अपना पार्ट क्लेम करता है। अब स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्ट्स। अब इंडिया और चाइना के बीच इंडिया और ताइवान के बीच में क्या स्ट्रेटेजिक एक्सपेक्ट्स है, मतलब कि हम इंडिया और ताइवान अगर हमारी अच्छी रिलेशंस हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। ग्रोइंग असर्टिवनेस ऑफ चाइना को, अगर हमारे चाइना के साथ जो इतना क्लैश हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ताइवान के साथ क्लोज होएंगे तो ऑटोमेटिकली हम चाइना के साथ भी कंट्रोल हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ताइवान कैन फर्दर कंसोलिडेट इट्स आइडेंटिटी एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, and India can ensure freedom of navigation in South China Sea and further expand its oil and gas exploration activities in the region। ताइवान क्या चाहता है कि वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज करे, और इंडिया भी चाह रहा है कि हम उसको इस चीज़ में हेल्प करें, सो दैट अगर हमने ऐसे कर लिया तो साउथ चाइना सी में हम अपनी ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं। ताइवान खुद को एक इंपॉर्टेंट मेंबर समझता है कहाँ का? एशिया पैसिफिक रीजन का, एंड एक्सेप्टेड इस पॉलिसी टू कंट्रीब्यूट टू द रीजनल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी, और चाहता है कि वो रीजनल पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी में अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सके। गाइज एक बार ये भी छोटा सा कॉलम देख लेते हैं, इसमें क्या है, ये थोड़ा इंडिया और वन चाइना पॉलिसी है क्या। ताइवान को, जिसको ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, वो 1949 में फॉर्म हुआ था, ये थोड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1949 में क्या था? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज आर्मी डिफीटेड द नेशनलिस्ट फोर्सेज एंड एस्टेब्लिश पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, प्रेजेंट चाइना। 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट आर्मीज ने डिफीट कर दिया था नेशनलिस्ट फोर्सेज को, और वहाँ पे अपनी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को एस्टेब्लिश कर दिया था। नेशनलिस्ट फोर्सेज फ्लड टू द ताइवान, रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ ताइवान फ्रॉम चाइना इन 1949। नेशनलिस्ट फोर्सेज ताइवान में चली गई थी, उसके बाद सेपरेशन हो गया ताइवान का चाइना से 1949 में, और वहाँ पे रिपब्लिक ऑफ चाइना को फॉर्म कर दिया गया। बोथ साइड सेड दे रिप्रेजेंटेड ऑल ऑफ द चाइना। इनिशियली मैनी गवर्नमेंट्स इंक्लूड यूएस रिकॉग्नाइज ताइवान सेपरेटली, but with the shift to diplomatic relation, the US held one China policy. According to one China policy, any country wishing to establish diplomatic relations with China must acknowledge that there is only one China and sever all formal ties with the Taiwan। ताइवान ना ही मेंबर है यूएन का, ना डब्ल्यूएचओ का, लेकिन ये डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, लेकिन उसमें भी उसका नाम क्या है? चाइनीज़ तेपाई, मतलब कि वहाँ पे वो चाइना से ही रिप्रेजेंट हो रहा है। और जो कि यूएन में 193 मेंबर है, उसमें से 179 मेंबर्स ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखते हैं। तो सबको लगता है कि ताइवान एक तरह का चाइना का ही पार्ट है। हाँ सो गाइस, हम देख रहे थे हमें कैसे इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स है। टू कंट्रीज ने साइन किया हुआ DTAA एग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंड कस्टम कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन 2000। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर वन कंट्री है, ये सेकंड कंट्री है, अगर कोई यहाँ से माल एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, तो जब यहाँ से माल निकलता है तो उस पर भी कुछ टैक्स लगता है, और जब वहाँ पे आता है इंपोर्ट होता है तो वहाँ पे आने पे भी टैक्स लगता है। तो इन दोनों का टैक्स को अवॉइड करने के लिए, मतलब कि 2 बार टैक्स लगता है, तो उन्हें अवॉइड करने के लिए कहते हैं हम ये DTAA एग्रीमेंट साइन करते हैं। अब 1995 से 2018 के बीच में बायलैटरल ट्रेड हमारा उसके साथ बढ़ा है, किसके साथ? ताइवान के साथ बढ़ा है। ताइवान पोसेसेस अ ह्यूज फॉरेन रिजर्व्स एंड इज नोन। ताइवान के पास बहुत एक्सपर्टाइज है किसके सेक्टर में? हार्डवेयर, मैन्युफैक्चर, कंस्ट्रक्शन, माइंस एक्सप्लोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा। इस वजह से ये ताइवान हमारा बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है कि मेक इन इंडिया में, डिजिटल इंडिया में, स्किल इंडिया इनिशिएटिव में, थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियाज एक्सपर्टाइज इन सॉफ्टवेयर एंड ताइवान्स इन हार्डवेयर। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा बैम्बू रिजर्व है, और जबकि पास ताइवान के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो इससे हम ताइवान के साथ अगर अच्छे रिसोर्सेज आते हैं तो इससे वी कैन प्रोड्यूस हाई वैल्यू एडेड गुड्स। तो हमारा कल्चर डिप्लोमेसी क्या है कि देखो हम दोनों का कल्चर ऑलमोस्ट सेम करता है, क्योंकि बुद्धिज़्म मेजर रिलीजन है ताइवान में, और इंडिया बुद्धिज़्म का बर्थ प्लेस है, तो ये टूरिज़्म का भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इंडिया ने वीज़ा प्रिविलेजेस दिए हुए हैं जो भी ताइवान टू दोज ट्रैवलिंग फ्रॉम ताइवान फॉर टूरिज़्म इन फॉर्मल बिजनेस ट्रिप, जबकि ताइवान अलाउ करता है कि आप वीज़ा के फ्री 30 डेज़ आप मतलब कि अगर आपको इंडिया से ताइवान जाना है तो आप बिना वीज़ा के 30 दिन आप ताइवान में रह सकते हो। तो ये हमने को एक तरह का उसने पॉजिटिव दिया हुआ है, हमारी पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। Taiwan is host to 160 accredited universities that accepts hundreds of students
हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एवरी ईयर। जो भी डिग्री हम ताइवान में लेते हैं वो एक रिकोगनाइज है, जो कि वर्ल्ड वाइड रिकोगनाइज है। अब चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस यही है कि देखो चाइना अपोज करती है अगर कोई भी ऑफिशियल कॉन्टैक्ट करता है तो डायरेक्ट ताइवान से, मतलब कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, अगर ताइवान के साथ कोई भी अगर दूसरी कंट्री डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो चाइना क्या करते हैं, उसको अपोज करती है। उसे होता है कि पहले तो वो मिड से कॉन्टैक्ट करे, उसके बाद ताइवान से कॉन्टैक्ट करे, क्योंकि वो वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करती है। दूसरा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होने के बाद भी हमारे अभी तक उसके इकोनॉमिक इतने अच्छे नहीं, मतलब कि हम अगर जितना भी ट्रेड करते हैं तो ताइवान के साथ हमारा सिर्फ अभी तक 1% ही टोटल ट्रेड है। दूसरी बात, जो ताइवान के एंटरप्रेन्योर को उनको कुछ कंप्लेंट रहती है इंडिया से, ये आपको पता ही है कि हमारा जो भी अगर आप इंडिया में कुछ भी सेटअप करना होता है उसको क्लियरेंस में बहुत टाइम लगता है, बहुत लंबी प्रोसेस है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वन टाइम बैंकिंग क्लोज टू ब्रिंग कैपिटल इन इंडिया, जिस वजह से हमें इंडिया में इतनी ज़्यादा कैपिटल नहीं आ पाती। अब वे फॉरवर्ड क्या है कि हम क्या कर सकते हैं? हमें इंडिया को एक्सेप्ट करनी चाहिए वन चाइना पॉलिसी की एंड शुड नॉट डिटरेट फ्रॉम सीकिंग क्लोज सिक्योरिटी एंड द इकोनॉमिक टाइज विद द ताइवान। इंडिया और चाइना को एक एस्टैब्लिश करना चाहिए, हाई लेवल विजिट्स करनी चाहिए सो दैट हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ा सकें। अगर हम इंडिया ताइवान के साथ क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं, चाइना की जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उसको हम समझ सकते हैं। Thus, India should maintain a pragmatic approach towards Taiwan that would help it to delink its relationship with mainland China from that of the two. तो गाइज आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। देखो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी, दैट इज़ द इंडिया एंड नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट। एक मिनट, आई थिंक इसमें हमने एक टॉपिक छोड़ दिया है, वेट। हाँ गाइज एक बार ये देख लेते हैं, इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड द ताइवान न्यू साउथ पॉइंट पॉलिसी। देखो इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब कि जो इंडिया के ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं हमको उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है, और ताइवान के वो साउथ में है। तो आप देखो इस मैप को देख लेते हैं हम, ये इंडिया है, इंडिया के साथ इंडिया के ईस्ट में ये कंट्रीज पड़ जाती हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, मकाऊ, ताइवान। तो ये ताइवान है, ठीक है। ये चाइना है, इनके बीच में ये साउथ चाइना है, ये साउथ चाइना सी है, ये ईस्ट चाइना सी है, इन दोनों के बीच में अपना ताइवान पड़ता है। तो ये जो इंडिया के ईस्ट में कंट्रीज़ हैं इसी को हम बोलते हैं इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और जो ताइवान के साउथ में है वो बोल रहा है ताइवान की नेशनल साउथ पॉलिसी। सो क्या है, ताइवान क्या है, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है एंड इंटरेस्ट रखता है कि अपने जो डाइवर्सिफाई कर सके अपने इन्वेस्टमेंट को एंड मेक इट एन नेचुरल कोऑपरेशन फॉर इंडिया अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ताइवान ने लॉन्च की थी न्यू साउथ पॉइंट पॉलिसी इन 2016, जो कि एक थर्ड फेज़ था। हाउएवर ताइवान ने ये जो न्यू साउथ पॉइंट पॉलिसी 1994 में स्टार्ट कर दी थी, तो इसका थर्ड फेज़ है। इट एम्स टू रीइन्वोगेट एंड एक्सपेंड ताइवान टाइज विद द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड मूव अवे फ्रॉम द चाइना, ताकि वो अपने आप को जो ताइवान है वो एक्सपेंड कर सके अपनी रिलेशन को किसके साथ, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ। वाइल इंडिया वॉज नॉट सेंटर टू द फर्स्ट टू फेसेस। देखो अभी ये इंडिया का ताइवान का थर्ड फेज़ है न्यू साउथ ईस्ट बाउंड पॉलिसी। तो इंडिया जो पहले दो फेज़ में इसका पार्ट नहीं था, लेकिन अब इंडिया ताइवान के थर्ड फेज़ में इंडिया का पार्ट है, नाउ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द न्यू साउथ पॉलिसी। रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है इंडिया और ताइवान के रिलेशन में, हमने इंडिया ताइवान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप फोरम एस्टेब्लिश किया 2010 में, जो कि एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म है हमारी फ्रेंडशिप का। रिसेंटली ताइवान इंडिया के वेबिनार हुए हैं कोविड-19 में, जिसमें इंडिया और ताइवान ने बेस्ट प्रैक्टिसेस नॉलेजेस शेयर करी हैं विद इंडियन मेडिकल स्टाफ एंगेज इन बैटल अगेंस्ट। ताइवान ने 1 मिलियन फेस मास्क भी इंडिया को डोनेट करी है टू प्रोटेक्ट द फ्रंटलाइन मेडिकल पर्सन एंगेज इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो गाइज आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया और ताइवान के बीच में फ़िलहाल अभी क्या चल रहा है, और कुछ पास्ट का भी पता रहना चाहिए। सो गाइज आई होप सो आपको ये समझ में आया। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो गाइज आप मुझे कमेंट करिए, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी। सो गाइज थैंक यू, मेरी वीडियोज़ रेगुलर आएंगी तो आप मेरे साथ रेगुलर बने रहिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।